गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थिंक साउंड इज क्लियर, साउंड सही से आ रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखो ये आपका सुपर कोर्स का पार्ट है। ऑब्वियस सी बात है, जो जिस बच्चों के साथ मैंने लिंक शेयर किया वही देख पा रहे होंगे। और जो आज हम लोग बात करेंगे वेव का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब वेव ऑन स्ट्रिंग। ये साउंड वेव अभी आपका बचा हुआ है जिसमें डॉपलर इफेक्ट भी बढ़ाया जाएगा। तो जिनको नहीं पता था उनको मैं बता देता हूँ, मैंने अभी वेव ऑन स्ट्रिंग कराया है। आगे आपके अभी पूरा का पूरा साउंड वेव बचा हुआ है, साउंड वेव पढ़ाया नहीं हो वो करवाऊंगा। ठीक है, उसी में डॉपलर इफेक्ट आता है। तो आज हम लोग जेई मेंस लेवल के, और ये ऐसा नहीं है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। और चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और आई होप आप लोग अच्छे से इसको ट्राई कीजिएगा और देखते हैं किस तरीके से। जैसे जेई एडवांस का क्रैश कोर्स में जैसे मैं क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, पहले आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, फिर आप उसको ट्राई कीजिए, एक बार फाइट कीजिए, अगर फिर आपसे नहीं होता है तो फिर हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन है। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, बट एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, देखता हूँ कितने लोगों से बनता है, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन का भी सोर्स भी मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने पिछले साल जेई, जो आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल का जो टारगेट बैच था उनको मैंने टेस्ट में दिया था, तो सोच लो तो लेवल तो ठीक ठाक ही होगा। इसका मतलब ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, और ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार ट्राई कर लीजिए। ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या होगा उसके बारे में सोचो थोड़ा सा। ट्राई करो इसको एक बार। हाँ, चलो करो इसको। ताहिर आंसर है, जल्दबाजी में नहीं करना है बेटा। जब बोले हैं कि अच्छा क्वेश्चन है तो एक बार सोचिए ना। या साइन स्क्वायर का फंक्शन दे रखा है, दिमाग तुम्हारा कहाँ पे है? थोड़ा सा सोचो कैसे करना पड़ेगा। क्या वेव का इक्वेशन साइन स्क्वायर का फंक्शन के रूप में होता है? गधा कहीं का। इसको सोचो थोड़ा सा कि नॉर्मल वेव, ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन बोला है, तो इसको इस तरीके से सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। अगर मैं ये बोलूँ, मैं आपसे, चलो ठीक है पहले अब तुम लोग ट्राई कर लो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा वेव इक्वेशन किस चीज़ को बताता है, वही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत होगी भी नहीं आपको। वो आप लोगों से क्वेश्चंस तो सही से दिख ही रहे होंगे, क्योंकि भाई बहुत डार्क कर दिया हूँ, ब्राइटनेस बहुत कम किया हूँ, तो सिंपल सी बात है बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। फिर भी देखो मैसेज कर दिया था कि आज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर भी तुम लोग प्रेजेंट नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, इट्स अपॉन यू। हुआ कि नहीं हुआ किसी और से? चलिए मैं ट्राई करूँ अब। चलिए अब ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, आपको भी समझ में आ जाए। याद कीजिए, मैंने जब एसएचएम पढ़ाया था आपको ये बात बोला था कि कोई पार्टिकल हमेशा ओरिजिन के अबाउट एसएचएम करे, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई पार्टिकल एसएचएम ओरिजिन के अबाउट करे ये ज़रूरी नहीं है। एसएचएम अगर ओरिजिन के अबाउट करे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए तो अगर कोई पार्टिकल ओरिजिन के अबाउट एसएचएम नहीं कर रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, y इज इक्वल्स टू, याद कीजिए
y इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट, ये आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ आएगा, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हो y माइनस ऑफ, अगर तुम ध्यान से देखो तो y माइनस ऑफ के एक्स नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। ध्यान से देखिए, तो ये आपका ओरिजिन शिफ्ट हो गया। ये आपको ये बताता है जो आपका पार्टिकल है एक्स नॉट के अबाउट एसएचएम करता है। अच्छा, वेव इक्वेशन क्या बताता है? वेव इक्वेशन यही बताता है कि x की पोजीशन को अगर आप फिक्स कर दो, तो x को अगर फिक्स कर दो तो वो एसएचएम का इक्वेशन बताएगा। किसको बताएगा? एसएचएम का इक्वेशन को बताएगा। अगर आपको याद हो तो यही चीज बताता है आपका वेव का इक्वेशन। तो चलो इसको भी थोड़ा सा एसएचएम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एसएचएम, अगर एक्स को फिक्स कर दोगे, क्या ये आपको एसएचएम दिख रहा है? मुझे लगता है ये एसएचएम आपको नहीं दिख रहा है। मैंने इसको ऐसे समझा कि अगर x को आप सपोज करो x नॉट फिक्स कर दियो, क्या ये एक एसएचएम का इक्वेशन है? नहीं है बेटा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू a। अच्छा, साइन को क्या कर सकते हैं बताओ? साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम सिंगल एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? वो क्या बोल रहा है? वो सर कैसे हो, कैसे हो? इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अगर आपको याद होगा तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, a बाई 2 इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, तो कॉस ऑफ, ध्यान से देखो, 2 ओमेगा टी माइनस 2 के एक्स, ये आपका आ गया। तो ये आपको अब एसएचएम के फॉर्म में दिखेगा। अब a बाई 2 को इस तरफ लेके आ जाओ, माइनस को अंदर कर दो, तो वो सब सारी चीजें आपको दिख जाएगी। तो एक बात बताओ, अब आपको ये पता चल चुका, अब क्या बोलता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम विल बी इक्वल टू द वेव वेलोसिटी। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो सिंपल सी बात है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। अच्छा, यहाँ पे ए कितना है? मुझे लगता है ए बाई 2 है। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए बाई 2 है। अरे इसी को इधर कर दोगे तो ये आपको क्या दिखेगा कि अब x इज इक्वल्स टू 0 या y इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट एसएचएम नहीं हो रहा है, वो ऊपर हो रहा है थोड़ा सा, बस यही आपका मतलब कि अब ओरिजिन आपका एसएचएम नहीं है, मतलब ओरिजिन पे एसएचएम नहीं हो रहा है, y थोड़ा सा ऊपर हो रहा है। शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ से आप इसको समझ सकते हो कि y में अगर y नॉट अगर माइनस कर दोगे तो उसका क्या मतलब होता है? x एक्सिस के अबाउट ग्राफ उतना ऊपर उठ गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कौन कर रहा है? मीडियम की पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ए ओमेगा। अच्छा, जो उसका a कितना है? a बाई 2 है। ओमेगा कितना है भैया? 2 ओमेगा दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 ओमेगा दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया पार्टिकल का, वो a ओमेगा दे रखा है। अच्छा, वेव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वो होता है t का कोएफिशिएंट अपॉन x का कोएफिशिएंट, यही आपको याद होगा। तो ये तो हो गया vp की मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है भैया? इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपका लिखा हुआ है vp की मैक्सिमम वैल्यू। इसको ब्लैक से कर दें तो vp मैक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी कि a इंटू ओमेगा। ठीक है। अच्छा, पार्टिकल की वेव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अगर तुम सोचो तो वेव वेलोसिटी हो जाएगी v ऑफ वेव। अगर तुम ध्यान से देखो तो वो कितना होता है? अगर t का कोएफिशिएंट दैट इज 2 ओमेगा बाई 2k। अच्छा, k को मैं लिख सकता हूँ, अगर तुम ध्यान से देखो तो k को, अच्छा 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी ये आपका ओमेगा बाई k ही हो गया। अच्छा, k को लिख सकता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा। ध्यान से देखो, k को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा। तो ध्यान से देखो, ये आपका और भी फॉर्म में आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा। अब इन दोनों को इक्वेट करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करवाइए, आपका आंसर आपको दिख जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इन दोनों को इक्वेट करा दीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा बेटा। ठीक है, कुछ बोल रखा है क्या? मैक्सिमम ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू द वेव वेलोसिटी देन वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए क्या होगा ये आप देख लीजिए, यहाँ से आपको ए की वैल्यू पता चल जाएगी। दोनों को इक्वेट करा दीजिए, इसको और इसके बराबर कर दीजिए, तो यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा ओमेगा लैम्डा बाई 2 पाई, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। लैम्डा बाई 2 पाई मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। अरे 2 पाई बाई लैम्डा ही तो होता है ना, 2 पाई बाई लैम्डा ही तो होता है। 2 पाई बाई लैम्डा से आप निकाल लीजिए, तो दोनों को बराबर करवा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। तो मतलब लैम्डा बाई 2 पाई मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर आपने थोड़ा सा भी वेव अच्छे से पढ़ा है तो मैंने जो समझाने की कोशिश की है, अगर वो आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। क्या क्वेश्चन दे रखा है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पूछा है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप पूछा है। अगर आपको याद हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलो ठीक है। किसी से हुआ क्या? अरे भाई तुम एक बार वीडियो अच्छे से देख लिया करो ना, मैंने तुम्हें क्या बोला कि एक बार आप अच्छे से देख लिया कीजिए, उसके बाद उसके बाद कमेंट किया कीजिए ना। अपने मन से मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। देखो बी पॉइंट का स्लोप आपसे पूछा है, तो बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो अपना मीन पोजीशन पे है। तो एक बात बताओ, आपको वेव इक्वेशन दिया हुआ है, वेव इक्वेशन दिया हुआ है तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इसमें क्या ही बताना। अगर आपको याद होगा तो वीपी की वैल्यू क्या होती है, अगर याद होगा तो माइनस ऑफ अगर आपको याद होगा वी ऑफ वेव, अगर याद होगा वी ऑफ वेव इनटू याद कीजिए डी वाई बाई डी एक्स आप लिख सकते हो, यानी स्लोप ऑफ ये स्लोप हो गया। याद होगा इस तरीके से हम लोगों ने लिखा था। तो मैग्नीट्यूड की बात की है तो इसको हटा दीजिए, माइनस को हटा दीजिए, सारी चीजों को। अच्छा बी पॉइंट पे पूछा है तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा बी पॉइंट पे? मुझे लगता है ए ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो आपका मीन पोजीशन पे है, तो उसकी वेलोसिटी उस समय मैक्सिमम रही होगी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा। और ध्यान से देखिए वेव वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, ओमेगा बाई के लिख सकते हो। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा बाई के। तो यहाँ से ध्यान से देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, दैट इज स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। डेल एक्स बाई डेल वाई बाई डेल एक्स बोल सकते हो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू और ए इंटू के इंटू ए के बराबर हो जाएगी, डेट इज सी पार्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी आपका सही हो जाएगा। तो मतलब हम लोगों ने दो क्वेश्चन थ्योरेटिकली सॉल्व कर लिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एक आया हुआ था इसी साल जेईई मेंस में। ये जेईई मेंस का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एक आया हुआ था। तो इसको एक बार ट्राई करके बताइए इसमें से कौन सा वेव इक्वेशन है। चलो ठीक है। देख रखा है एक्स और टी की जो वैल्यू है वो फाइनाइट है। जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद बताइए मुझे।
बताइए, ये चीजें तो मैंने बताया हूं। ए अरे भाई बोला तो था कि वेव इक्वेशन क्यों नहीं होता। चलो देख लेंगे इसमें। देखिए, चलिए ठीक है, देखते हैं। जब मैं आपको वेव पढ़ा रहा था, आपको बताया था वेव इक्वेशन जब करवा रहा था, तो आपको याद कीजिए एक्स माइनस वी टी या एक्स प्लस वी टी के फॉर्म में मतलब कोई भी फंक्शन में अगर आपको एक्स प्लस वी टी या एक्स माइनस वी टी के फॉर्म में दिखे, याद करो कि एक्स माइनस वी टी या एक्स प्लस वी टी के फॉर्म में अगर आपको दिखे, तो आप सोचिएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो टी माइनस एक्स बाई वी। इस फॉर्म में अगर कोई चीज दिखे, या t प्लस एक्स बाई वी, ये मैंने आपको याद कीजिए स्लोप वाले कंडीशन के लिए ये फॉर्मेट आपको बताया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं पे भी आपको t और x का लीनियर फंक्शन दिखे, तभी वो वेव इक्वेशन हो सकता है। या आपको अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा, तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपको याद होगा डेल वाई बाई डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर इनटू डेल वाई बाई डेल एक्स का डबल डिफरेंशिएशन। अगर ये कोई भी इक्वेशन या कोई भी फंक्शन इस चीज को फॉलो कर रहा है, तो ये आप बोल सकते हो कि वो वेव इक्वेशन है। तो ध्यान से देखिए, इसको कीजिएगा ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, इसको कीजिएगा नहीं करेगी, इसको नहीं करेगी, ओनली सी ऑप्शन फॉलो करेगी। इसको मैं दूसरे तरीके से इस तरीके से भी देख सकता था कि देखो ये x और t का ये आपका इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, t माइनस एक्स बाई वी के फॉर्म में आपको नहीं दे रखा, तो ये तो वेव इक्वेशन हो नहीं सकता। पहली बात तो इससे कैंसिल कर सकते थे। हमारा जो वेव इक्वेशन होता है वो होता है ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रेवलिंग वेव की बात कर रहा हूँ। ये क्या हो सकता है, ये कोई ट्रेवलिंग वेव की बात कर रहा हूँ। उसने बात की है ट्रेवलिंग वेव की। देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ट्रेवलिंग वेव की बात की है। तो ट्रैवलिंग वेव जो होता है वो टी और एक्स का इस तरीके से फंक्शन में आता है। तो ये है क्या इस तरह का? नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है कैसे? अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ एक्स प्लस टी। ये हो, अगर ये हो सकता है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके इस तरीके से करके देखिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, इसकी वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टी कोफिशिएंट अपॉन एक्स कोफिशिएंट दैट इज 1, तो आपको दिख जाएगा। तो चाहे तो आप इस वाले क्वेश्चन से पता कर सकते हो सभी को डिफरेंशिएट करके। मैंने जो दूसरा तरीका बताया कि t माइनस एक्स बाई वी के फॉर्म में या t प्लस एक्स बाई वी के फॉर्म में आपको फॉर्मेट दिखना चाहिए, वो किसी चीज का फंक्शन होना चाहिए, तभी वो ट्रैवलिंग वेव होगा। समझ रहे हो? t और x एक साथ होना चाहिए और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन कराया था a अपॉन एक्स माइनस टू टी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये भी आपका इसलिए हो पा रहा था क्योंकि असल में इसको देखो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस 1, वेयर वाई इज इक्वल टू दिस। तो टी और एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन में है ना, तो ध्यान से देखिए ये हो सकता था वेव इक्वेशन। और इसको डिफ्रेंशिएट करा के, और कहीं पे अगर आप फंस जाओ तो ये तो आपके पास है ही, इसके हेल्प से तो आप कर ही सकते हो, इसके हेल्प से तो आप कर ही सकते हो। समझ रहे हो? तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको करके देखिएगा, ये मैंने आपको इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो इसको आप करके देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको ट्राई करो थोड़ा सा।
चलिए ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, बस मैं तरीका बता देता हूँ। अगर आपको याद होगा, पावर का इंस्टेंटेनियस पावर का मैंने एक्सप्रेशन आप लोगों को बताया था। साइन दे रखा है तो कॉस हो जाएगा। याद होगा आपको मैंने क्या बोला था, इंस्टेंटेनियस जो पावर होता है, इंस्टेंटेनियस पावर, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर आपको याद होगा तो इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग लिख सकते हैं म्यू ए स्क्वायर, उसके बाद क्या था, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर ये फंक्शन दे रखा है तो उसका कॉस कर दो, डेट इज कॉस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस ओमेगा टी। ये आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन। अगर आपको पावर पता चल जाए है तो आपको बोल रहा है टोटल एनर्जी कितना पास करेगा, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी को आप लिख सकते हो पी डी टी पावर को इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो इसका स्क्वायर होता था, पावर जो होता था इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ही होता था ना, हाँ स्क्वायर होता था, चलो ठीक है, पावर इसका स्क्वायर होता था, हाँ ठीक है ठीक है। तो पी डी टी, और टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बोला है, टाइम की वैल्यू बोला है 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक, मतलब एक पूरा का पूरा ये। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी को आप वेलोसिटी की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, वेलोसिटी की वैल्यू देख लीजिए। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी कॉफिशिएंट अपॉन एक्स का कॉफिशिएंट, वहाँ से आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी लिख लेंगे। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको एक टाइम पीरियड के लिए अगर इंटीग्रेट कीजिएगा तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी, मतलब ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन बाई 2 के फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, ये जो असल में दे रखा है ना, देखो ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये असल में रो ही दे रखा है, गलती से म्यू ही दे रखा है, ये म्यू देखो ना, 3 इंटू 10⁻² इंटू दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है, केजी पर मीटर, देखो ना 3 इंटू 10⁻⁻² केजी पर मीटर। केजी पर मीटर क्या होता है आपको अगर याद होगा तो ये म्यू ही होता है, म्यू या आप रो बोल लीजिए, बात एक ही है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, और सारी वैल्यूज दे रखी है, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, समझ रहे हो मेरी बात को? ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से करते हैं। ये एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए, या अगर आपको इतना याद नहीं है तो मैंने एक एक्सप्रेशन आपको बताया था, अगर याद होगा तो पावर का एक्सप्रेशन मैंने आप लोगों को बताया था, एक पावर का एक्सप्रेशन आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? अगर इतना भी याद नहीं है तो पावर का एक्सप्रेशन लिख लो। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या था, पावर इज इक्वल्स टू टी इंटू क्या लिखोगे, टी इंटू डी डेल वाई बाई डेल टी इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। y आपको दे रखा है, डेल टी और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और टेंशन को क्या कन्वर्ट कर लीजिएगा, वेव वेलोसिटी को आप लिख सकते हो √t/μ। तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो, करके देखिएगा, वही एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो पावर को इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ये इंस्टेंटेनियस पावर के रूप में। ठीक है, तो सारी चीजें पुट कीजिएगा। इसका आंसर कितना आता है मैं वो बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 6, इसका आंसर आएगा 6। सारी चीजों को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा। लैम्डा की वैल्यू 16 दे रखा है तो इसको एसआई यूनिट के रूप में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए। पिछले वाला का आंसर 6 था। अब बताओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि वेव के सारी चीजें आप लोगों को कवर कराएगी है और सारी चीजें आपको आती है? असल में ऐसा नहीं है कि अगर आप, अच्छा वेव की डीपीपी कर ली हो क्या, ईमानदारी से बताना, क्योंकि वेव की जो डीपीपी है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। अगर तुम्हें याद हो, वेव की डीपीपी दे रखा है
और इसमें तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि वेव की डीपीपी के क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखे नहीं होंगे। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जल्दी से करो, फिर इसको देखते हैं। हुआ कुछ? तो ऑब्जेक्टिव 1 अभी कर लिया करो, ऑब्जेक्टिव 1 कर लिया करो, एसएचएम की करो, उसके बाद देखता हूँ मैं, फिर इसके बाद जितना टाइम मिले, टाइम को मैनेज तो करना पड़ेगा, आपकी क्लास पूरी दिन थोड़ा होती है। ट्राई कीजिए इसको जल्दी से। पहले तो ये देखो, ये वाली जो वेव है 3/4 सेकेंड में कहाँ चल जाएगी। ये जो दे रखा है ये फ्री एंड दे रखा है, ये ऊपर की ओर जाएगा, अगर आपको याद होगा तो। टारगेट बैच वाले बोल रहे हैं कि सर वेव पे, चलो ठीक है कर देंगे। आज जेई एडवांस का जो लोग जेई एडवांस सेशन में है वो लोग प्रेजेंट रहिएगा। आज आप लोगों का मिक्स सेशन में ले रहा हूँ, जिसमें कि वेव, इसका क्या बोलते हो, विस्कोसिटी, और फिर जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसके बाद हो गया ये थर्मोडायनेमिक्स, इसके क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या है। नहीं बेटा 4 होगा, इसका आंसर 4 दे रखा है, देखते हैं कैसे करके होगा। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड बाई। अच्छा अगर एक बात बताओ, अगर आपको याद होगा, वीओ पार्टिकल को हम लोग लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी, वीओ पार्टिकल को लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी ऑफ वेव। अब देखो वो ओनली एसएचएम वाले वेव के लिए नहीं था, सारे वेव के लिए, वी ऑफ वेव इनटू डेल वाई बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। अगर ये याद होगा फॉर्मूला तो आपको पता होगा, मैंने आपको बोला भी था कि आपको ठीक है, आपको ये बहुत जगह आपको काम आएगा। वी ऑफ पार्टिकल आप इस तरीके से लिख सकते हो। अच्छा मेरी एक बात बताइए, ये आपको बोला है 3/4 सेकेंड में, 3/4 सेकेंड में इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ये कितना आगे निकल गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, 3/4 सेकेंड में अगर तुम देखो तो इसकी वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मुझे लगता है ये 1.5 सेंटीमीटर आगे निकल गया होगा। 1 सेंटीमीटर तो यहाँ पे, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये कुछ ऐसे हो गया होगा। अगर तुम देखो तो ये 0.5 सेंटीमीटर इस तरफ आ गया होगा, 0.5 सेंटीमीटर इसी तरफ रहा होगा। मतलब ये वाला ही एंड जो है असल में, देखो फ्री एंड में क्या होता है, वेव, अगर तुमको ध्यान से, अगर मैं इसका थ्योरी बताऊं तो आप इस तरीके से समझो
कि जब आप फ्री एंड से वेव को गुजारते हो, मतलब फ्री एंड से अगर आप ये करना चाहते हो, वेव को गुजारते हो और उसकी शेप देखना चाहते हो, तो ये आपका फ्री एंड है। तो आप ये मान लो कि इधर से आप सेम वेव इस तरीके से आ रही है, उसका सुपरइम्पोजिशन इस फ्री एंड पे करा दो, उससे जो शेप मिलेगी आपको वही आपका उस टाइम पे शेप होगा। तो आप इस तरीके से समझा करो, ठीक है। चलिए, तो लेकिन इस क्वेश्चन में उतना करना ही नहीं था। इस पॉइंट का इस समय स्लोप कितना रहा होगा, अगर तुम ध्यान से देखो इस पॉइंट पे इसका स्लोप कितना रहा होगा, वो रहा होगा 2/1। अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज 2, अगर तुम ध्यान से देखो दिस इज 2 हो जाएगा। क्यों 2 हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इस समय का स्लोप इसका 2 इसलिए होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब फ्री एंड पे आपको किसी वेव का शेप देखना है किसी इंस्टेंट पे, ऑब्वियस सी बात है, फ्री एंड से कोई वेव ऐसे जाती है, इसी तरीके से वापस आ जाती है। लेकिन फ्री एंड पे इसका शेप किस तरीके से रहा होगा, ये आप इस तरीके से देखा करो। जैसे मान लो कि फ्री एंड से अगर कोई एक वेव दे रखा है, मान लो x डिस्टेंस पे, तो आप मान लो इधर से भी एक फ्री एंड से एक वेव जो है वो x डिस्टेंस पे होगा। अब किसी टाइम t पे ऑब्वियस सी बात है, ये जितना चलेगा ये भी इतना चलेगा, इनका टोटल का सुपरपोजिशन करवा लो तो आप देख लीजिएगा कि उस समय उस इंस्टेंट का इसका स्लोप कितना हो गया होगा। अगर इस समय का इसका स्लोप की बात की जाए तो यहाँ पे स्लोप तो इसको 1 दिख रहा है, और आप ये समझो कि इस समय जो वेव होगा ना वो असल में इस तरीके से दिखेगी। इसका मैं शेप कैसे बनाऊं, चलो ठीक है बना देता हूँ। तो ये वाली जो वेव है वो कुछ ऐसे करके दिखेगी, मतलब इसका ये वाला एंड यहाँ आया है ना, तो इधर से भी एक वेव बनाई वो ऐसे करके दिखेगी। तो जब इसका तुम यहाँ पे स्लोप की वैल्यू को निकालने की कोशिश करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्लोप इसका 2 आ जाएगा। स्लोप जब 2 आएगा तो जब इस इक्वेशन में जब इसकी वैल्यू को आप 2 पुट कीजिएगा तो आपका आंसर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी आपको फ्री एंड पे आपको शेप को डिटेक्ट करने के लिए बोला जाए तो आप ये सोचा करो कि उस जितने डिस्टेंस पे वेव फ्री एंड से दे रखा है उतना ही सेम डिस्टेंस पे वेव आप उसी तरीके से मान लिया करो। ये तो फ्री एंड के लिए, लेकिन जब फिक्स एंड के लिए बोला जाए तो आप उल्टा कर लिया करो। उल्टा क्या कर लिया करो कि आपका फिक्स एंड है, मतलब यहाँ से फिक्स एंड है, तो आप उतने ही डिस्टेंस पे आप एक उल्टा वेव आप डाल दिया करो। तो इन दोनों का सुपरपोजिशन करा लो, ये आपका इस तरफ चल जाएगा, ये आपका इस तरफ आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज आप सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। यहाँ पे जब आप इसको कीजिएगा तो इधर से भी एक वही सेम सिमिलर वेव मानिएगा, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, आप क्या मानिएगा, आप ये मानिएगा कि यहाँ से जो एक वेव है, यहाँ से जो एक वेव है, यहाँ से एक वेव जो कि 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ से कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेम वेव जो है, फ्री एंड के लिए हम लोग सेम वेव मानेंगे, ये इस तरफ कितने वेलोसिटी से आ रहा होगा, ये इस तरफ जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अब इसको चलाइए और इसको चलाइए तो 3/4 सेकेंड में इन दोनों का सुपरपोजिशन करा दीजिए, तो यहाँ पे वेव, यहाँ का जो पार्टिकल है, जो इस रस्सी पे जो पार्टिकल बनेगा उसका स्लोप देख लीजिए, स्लोप देख लीजिए, और वो आप वहां पे इस स्लोप की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। और वेव वेलोसिटी आपको कितना दे रखा है, वेव वेलोसिटी पहले ही 2 रखा है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सुपरपोजिशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 3/4 सेकेंड में इसको 3/4 सेकेंड चलाइए, इस मतलब आप ऐसा कर लिया कीजिए कि एक को रोक दिया कीजिए, तो इसको रोक दीजिए, इसको 3/4 सेकेंड में ये देख लीजिए कहाँ पे पहुंचा है ये, तो उसके बाद इसका जो एंड जो इस पॉइंट पे आ रहा होगा, जो एंड वो कितना ऊपर होगा या उसका स्लोप क्या रहा होगा, उसकी वैल्यू निकालिए, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा मैं नहीं बता पाऊंगा कि किस तरीके से करेंगे, ऑलरेडी मैं ये चीज करवा चुका हूँ आपको कि 2 वेव का सुपरपोजिशन कराने पर किस तरह के शेप आती है, और किस तरह की शेप आती है उसका स्लोप निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ये ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ मैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस कराया था कि नहीं कराया था, अगर आपको याद हो 1.5 सेकेंड में बहुत सारे क्वेश्चंस तो करा चुका हूँ इस तरह के। तो इसमें क्या ही है, ये आपका पार्शियल, ये आपका पूरा का पूरा, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, ये पूरा वेव जो है ना, ये पूरा वेव जो है अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये पूरा सुपर इम्पोज थोड़ा करेगा, ये पार्शियली सुपर इम्पोज करेगा। 3/4 सेकेंड में ऐसे सोचो ना कि ये वाला वेव जो है
1.5 सेंटीमीटर आगे निकलेगा और ये वाला वेव भी 1.5 सेंटीमीटर आगे निकलेगा। तो इसका कुछ पोर्शन सुपर इम्पोज करेगा तो उसका कुछ अलग सा, जितना वाला पार्ट सुपर इम्पोज करेगा तो उसका शेप थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा ना। तो वही तो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको एक बार ट्राई कीजिए आप। ठीक है, तो ये चीज तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और आपको पूछा क्या, देखो ना, व्हाट इज द पार्टिकल स्पीड एट द फ्री एंड। तो फ्री एंड कौन सा है, ये वाला एंड है ना। असल में इधर वाला हाइपोथेटिकल है, इधर वाला हाइपोथेटिकल है, क्योंकि ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक होती है कि कभी भी आपको रस्सी पे किसी मतलब फ्री एंड पे शेप क्या होगी वेव की, वो अगर आपको निकालना है तो आप ये मान लीजिए कि इधर जैसी वेव है, इधर भी वैसी ही वेव है, और इसका सुपरपोजिशन यहाँ पे आपको जैसा रिफ्लेक्ट होगा वो आप एज इट इज बना लीजिए और इधर वाले को इरेज कर दीजिए। चलिए ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 4 आएगा। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है। स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिखा होगा, ये दिस इज द क्वेश्चन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है आई थिंक। नॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको याद होगा तो नॉट निकालने के लिए x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसको 0 के बराबर करवाना है। ठीक है, सोचिए, ये कल ही मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। नोड कैसे निकालेंगे, एंटी नोड कैसे निकालेंगे, स्पीड क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, ये सब सारी चीजें ऑलरेडी आप लोगों को पता है। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे ये ऑलरेडी आपको पता है। चलो एक बार ट्राई करो, देखते हैं कि आप सही कर पाते हो कि गलत। हाँ ठीक है, अब कर सकते हो। जो लोग टारगेट किया, अब यहीं तक आप लोगों का कराया गया था, यहीं तक कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ। नोड की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले कंपोनेंट को 0 के बराबर करवाओगे, क्योंकि जो x के साथ हो रहा है, जो x के साथ जो कंपोनेंट है उसको 0 के बराबर कराओगे। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, आप इसको क्या कीजिएगा, कॉस ऑफ 10 पाई x की वैल्यू को 0 करवाइएगा। यानी पहले के लिए, अगर तुम ध्यान से देखो, पहले नोड के लिए इसकी वैल्यू π/2 के बराबर होना चाहिए। कॉस पहली बार 0 कब होता है, π/2 पे 0 होता है। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10 पाई x इज इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ से x का लोकेशन पता चल जाएगा कि पहला नोड कहाँ मिलेगा। पहला नोड आपको पता चला। अच्छा, एंटी नोड के लिए क्या कराओगे, इसको 1 के बराबर कराओगे। 1 के बराबर कराओगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 1 के बराबर करा दोगे मतलब कि इसको लिखोगे कॉस ऑफ 10 पाई x इक्वल्स टू 1। अब पहली बार cos 1 कहाँ पे होता है, 0 पे। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, 10 पाई x इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया? अरे ठीक है, अच्छा नहीं, आपको पाई लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको पाई लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 0 ले लीजिएगा। एक बात समझिएगा, 0 ले लीजिएगा, क्योंकि देखो, अगर तुमने इसको नोड को, सुनना मेरी बात को, अगर तुमने ध्यान से देखो, यहाँ से जो x की लोकेशन आएगी, x की जो लोकेशन आएगी वो 0 के बाद आएगी नोड। ध्यान से सुनना, असल में ये जो वेव है कुछ ऐसा बन रहा होगा। अगर तुम इसको ध्यान से देखो
तो जीरो के बाद नोड बन रहा होगा, तो जीरो के बाद ही एंटी नोड बनेगा ना। तो आप अगर वो पहले अगर जीरो ले लोगे तो जीरो पे ऑब्वियस सी बात है आपका नोड तो बनेगा, लेकिन जीरो के बाद वाला एंटी नोड की बात कर रहा है, समझ रहे, नोड के बाद ही तो एंटी नोड बनेगा ना। तो कुछ इस तरह का वेव बन रहा होगा, तो क्योंकि आपका देखो नोड जो है वो आपका कितने पे बन रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो पाई पाई ये 1/20 पे बन रहा है, देखो ध्यान से देखो तो ये 1/20 पे बन रहा है, तो नोड यहाँ पे बन रहा है, तो सिंपल सी बात है इसके बाद एंटी नोड बनेगा। या तो आप ऐसे कर सकते थे कि नोड का पोजीशन पता चल गया उसमें λ/4 ऐड कर दो तो एंटी नोड का पोजीशन पता चल जाएगा, या तो आप ऐसे कर लो। तो इसलिए मैं जीरो ना लेके पाई इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको नोड के बाद वाला एंटी नोड पता चले, उससे पीछे वाला एंटी नोड ना पता चले, समझ रहे हो। अच्छा अब एक बात बताओ, आपसे पूछ रहा है क्या स्पीड कितना रहा होगा इंटरफेरिंग वेव, जैसे ये पूछ रहा है कौन सी वेव की स्पीड, ये स्टैंडिंग वेव की स्पीड नहीं पूछ रहा है, मतलब ये आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों वेव जो मिली होगी, जो दोनों इंटरफेयर करके जो स्टैंडिंग वेव बनाई होगी उनकी स्पीड क्या रही होगी। तो सिंपल सी बात है, ये वाला टर्म जो होता है, ये वाला जो टर्म होता है ट्रेवलिंग वेव का, ये होता है आपका टी कोएफिशिएंट, टी वाला होता है, ये एक्स वाला होता है, तो आप डायरेक्टली कर लीजिए कि टी का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट इज द वेव वेलोसिटी, तो वही आ क्या वेव वेलोसिटी आ जाएगा। टी का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 50 पाई, देखो ध्यान से देखो तो वो दे रखा है 50 पाई, और ये x का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है 10 पाई, तो ध्यान से देखो हम लिख सकते हैं 10 पाई, तो ध्यान से देख लीजिए 5 आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड आपका आ रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है ओके। अब आपसे पूछा कि वेवलेंथ क्या होगा, तो वेवलेंथ अगर आप तुम ध्यान से देखो तो वेवलेंथ क्या लिख सकते हो, दिस इज 10 पाई जो है ये k के बराबर दे रखा है, और k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय लैम्डा, तो वहां से आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो। फर्स्ट नोड की पोजीशन पता चल जाएगी, एंटी नोड की पोजीशन पता चल जाएगी, स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगा, जो इंटरफेरिंग वेव है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सब सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला पार्ट, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर जो होगा वो सी पार्ट सही होगा, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको करके देखिएगा, 10 पाई की वैल्यू k के बराबर है, और k जो होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होता है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी आई थिंक आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी, ये भी इतना नहीं आएगा, ये भी इतना नहीं आएगा, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आगे। अच्छा ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है चलिए, ये कल क्लास में कराया हूँ भाई, ये पूछ मत लेना फेंक दूंगा उठा के, क्लास में कल कराया हूँ, कल की क्लास नहीं देखो तो मैं क्या करूँ। चलो इसको ट्राई करो, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जो फेज एंगल्स हैं ये आपको बोल रहा है फेज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है, फेज कांस्टेंट एक वेव का 0 है, एक का π/4 है और एक का -π/4 है। ये फेज एंगल का मतलब फेज कांस्टेंट आपको बोल रखा है। जब ये सुपर इम्पोज किया तो इंटेंसिटी रिजल्टिंग वेव की क्या हो जाएगी, मतलब 3 वेव आके मिली, उन तीनों का वेव का रिजल्टेंट क्या वेव बनेगा, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सोचिए कि एडिशन ऑफ 3 वेव हो गया, और वेव को कैसे ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ 2 SHM 3 SHM, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। चलो ठीक है देखते हैं, पहले आप लोग करो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जा सकता है लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, बस इसको याद रखिएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालिए और उसके बाद, अच्छा पागल उगल हो गया, डी ऑप्शन,
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालिए, 3 वेव को ऐड करना, अरे 3 SHM को ऐड करना बताया था, तो मतलब 3 वेव को ऐड करना आपको पता है। जब 3 वेव को ऐड करना पता चल जाएगा तो तीनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो गया होगा वो आपको पता है। एम्पलीट्यूड पता चल गया तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो उससे निकाल लो, देखो क्या आता है। तो मेन तो है एडिशन ऑफ 2 वेव। अरे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब यार गजब वाले काम करते हो। ये 7वां क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि मान लो कि जो वेव है आपका, इसका एम्पलीट्यूड आपको ए दे रखा है। मान लो कि वेव का एम्पलीट्यूड ए दे रखा है, तो पहला वाला वेव क्या लिखोगे? अगर तुम ध्यान से देखो तो पहला वाला वेव क्या लिखोगे? सिंपल सी बात है, ए ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा वाला लिखोगे, अगर तुम ध्यान से देखो पहला वाला वेव क्या लिखोगे? अगर तुम पहला वाला वेव को लिखना चाहोगे, पहला वाला वेव को लिखना चाहोगे तो समझ लो, तो उसको लिखोगे ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लो, ठीक है। दूसरा वाला वेव क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, ए साइन ऑफ कुछ भी मान लो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। ध्यान से देखो पाई बाई टू फेज डिफरेंस है। दूसरा का क्या लिखोगे? ध्यान से देखो, ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस, सॉरी माइनस पाई बाई 4 दे रखा है क्या? सॉरी पाई बाई 4 दे रखा है, मैंने पाई बाई 2 ले लिया। अच्छा, अब आपको कुछ बोला नहीं है, आपको ये बोला है, ध्यान से सुनिए, अब आपको क्या बोला है कि किसी एक पोजीशन पे आके मिला, तो मैं क्यों ना मान लूं कि ये तीनों जो है x = 0 पे मिल गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप चाहो तो x = x0 मान के कर लो, कैलकुलेशन बस लंबा जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि तीनों जो है x = 0 पे आके मिला। कितना? x = 0 पे आके मिला। तो मतलब क्या है कि x = 0 का पार्टिकल का नेट एम्पलीट्यूड कितना हो गया? तो मतलब बताइए y1 वाला जो, मतलब जो x = 0 वाला जो पार्टिकल है उसका y नेट क्या लिखोगे? x = 0 का जो पार्टिकल उसका y नेट लिखोगे a साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ, ध्यान से देखो, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। ध्यान से देखिए, प्लस लिखिएगा a साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कुछ दिखेगा। ये तो एडिशन ऑफ 2 SHM से आपका आराम से आ जाएगा। अरे एडिशन ऑफ 2 SHM से ये आराम से आ जाएगा। जब एडिशन ऑफ 2 SHM से इसको सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखना पाई बाई 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है। अगर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का होता है तो जो ये होता है, अगर तुम ध्यान से सोचो तो आप क्या लिखते हो? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस फाइव, और कॉस फाइव की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2, तो मतलब वो वाला टर्म 0 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा। इसको हम लोग लिखते हैं a साइन ओमेगा टी। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको लिखोगे a बाई, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा a√2, या आप ऐसा बोल सकते हो √2a इंटू साइन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, साइन ऑफ, अगर तुम ध्यान से देखा जाए तो ये आ जाएगा ओमेगा टी के बराबर ही। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आ जाएगा। अगर इन दोनों को साइन के रूप में कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा। अगर ये आ गया तो ध्यान से देखो तो ये वाई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर तुम ध्यान से देखो तो वाई नेट की वैल्यू हो जाएगी √2 + 1 इंटू ए साइन ओमेगा टी। मतलब जो अब नया एम्पलीट्यूड है √2 + 1 टाइम्स हो चुका है। तो इंटेंसिटी अगर आपको पता है तो आप देख सकते हो, ध्यान से देखो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब I0 इज डायरेक्टली, I0 = k टाइम्स ऑफ a। अगर आपको याद होगा k टाइम्स ऑफ a था, तो आप बताइए I की वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखो अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि अगर, अच्छा सॉरी, a का स्क्वायर है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर तुम ध्यान से देखो तो वो हो जाएगी k टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखो, √2 + 1 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो k इंटू ए की वैल्यू के रूप में k इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू के रूप में पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, या दोनों का रेशियो ले लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मतलब i की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर तुम ध्यान से देखो तो i की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √2 + 1 का स्क्वायर इंटू I0। मतलब अब जो फाइनल इंटेंसिटी हो गई होगी वो इतने के बराबर होगी, क्योंकि देखो ना I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड √2 + 1 का के टाइम्स हो गया तो उतना के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना एम्पलीट्यूड, सॉरी इंटेंसिटी। तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आया? मैंने क्या किया, मान लिया वेव का इक्वेशन कुछ भी,
x इज इक्वल टू 0 पे सुपर इम्पोज करा दो। अगर आप चाहते x इज इक्वल टू x नॉट पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन बस थोड़ा सा लेंथी होता और कोई दिक्कत नहीं आता, सॉल्व करने के बाद वही चीज आता। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसका यही आंसर आया होगा। अब इसको निकाल लीजिए, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी। अपने आप में अच्छा क्वेश्चन था, एडिशन ऑफ 2 SHM में, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी ये सब कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार, ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे ये क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चीजें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी देखना चाहता हूं। बहुत ईजी लल्लू क्वेश्चन है। अब इसको ट्राई करो एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन है आप लोगों का। 10 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया था वेव का, ऑब्वियसली बात है 10 क्वेश्चन सही है। हुआ इसका आंसर इज डी। अगर तुम ध्यान से देखो, टू वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 A2 है, सेम फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ सेम है, बट फेज डिफरेंस अलग अलग है। तो एम्पलीट्यूड बताना है कहां से कहां तक लाइक कर सकता। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ए नेट जो होता है, अगर तुम्हें याद होगा, किसी दो वेव को जोड़ो, इसका मतलब है कोई दो वेव एक पॉइंट पे आके मिल रही है, इसका मतलब है एक वेव ने एक पार्टिकल को SHM दिया, दूसरे वेव ने पार्टिकल को SHM दिया, तो दो SHM मिल गए। तो अगर आपको याद होगा ए नेट की अगर आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो क्या आता था, अगर आपको याद होगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2A1 A2 cos ऑफ डेल्टा फाई, वेयर डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। तो ध्यान से देखो, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती थी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू A1 प्लस A2 हो सकती थी, और इसकी मिनिमम, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू A1 प्लस A2 हो जाएगी, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में A1 माइनस A2 हो जाएगी। चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ए नेट ये हो सकता है। अब डेल्टा फाई पे डिपेंड करेगा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर तुम्हें निकालना हो तो इतना तो निकाल सकते हो, मैक्सिमम मिनिमा इतना सारा पड़े हो, तो सिंपल सी बात है डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? चलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसको ट्राई करो थोड़ा सा। तो इसको ट्राई करो एक बार। There is a string fixed at one end, vibrate it in second overtone। सेकेंड ओवरटोन का क्या मतलब होता है? अगर तुम देखो, स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट वन एंड, एक एंड फिक्स है, मतलब एक एंड इसका फ्री है, और ये सेकेंड ओवरटोन में कर रहा है। तो मतलब एक रस्सी है, मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन ही आपको करके दिखाता हूँ। एक रस्सी है, एक एंड में फिक्स है, अगर ये सेकेंड ओवरटोन में है तो तुम ध्यान से देखो, सेकेंड ओवरटोन का मतलब क्या हो जाएगा, लॉजिकली सोच के बताना। तो ये सेकेंड ओवरटोन का मतलब हो जाएगा कि दो वेव, अगर एक एंड फिक्स है तो सिंपल सी बात है, मिनिमम आपका λ/4 बनता था, अगर आपको याद होगा। तो सेकेंड ओवरटोन ऐसे होगा, और ये वाला एंड होगा। ठीक है, ये सोचो।
तो अब सोचो अगर ये इस रस्सी की लेंथ अगर एल दी हुई थी तो बताइए कि क्या लिख सकते हैं। पहला रिलेशन तो आप ये लिख सकते हो, मुझे लग रहा है जहाँ तक एल इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई टू और ये लैम्डा बाई 4, तो तीनों को ऐड कर दीजिए तो 5 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू अगर निकालोगे तो मुझे लगता है लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 इंटू 40/4 तो 5 8, तो लैम्डा की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ध्यान से देखो लैम्डा की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ चुकी है। अच्छा अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है, अगर तुम ध्यान से देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो आपको कितना दे रखा है, 2 mm दे रखा है। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओपन एंड, क्या दे रखा है, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओपन एंड इज, इसका लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपको ये बोल रहा है कि x की वैल्यू आप यहां से मानिए, अब 9 सेंटीमीटर यहां से मतलब ये इस वाले पार्ट से 1 सेंटीमीटर दूर, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर दूर पे जो स्थित पार्टिकल होगा उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा। तो इसको तुम देखो, इसका इक्वेशन जो है आप ऐसे लिख सकते हो ना, ध्यान से देखना, स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन है वो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम ध्यान से देखो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हो 2 mm, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रखा है इस स्टैंडिंग वेव का 2 mm है, और इसको लिख सकते हो साइन के एक्स। अगर तुम ध्यान से देखो एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे नॉट है, तो सिंपल सी बात है ये आपका, इसको आप लिख सकते हो साइन के एक्स इंटू कॉस, और अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको आप लिख सकते हो कि साइन के एक्स इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर तुम ध्यान से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या आप ऐसा बोलो कि देन द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड वाइब्रेटिंग देन द लेंथ। एक मिनट रुको, अच्छा ठीक है समझ में आ गया, ओके। एम्पलीट्यूड ऑफ एनी एक्स वो असल में क्या होता है, अगर तुम ध्यान से देखो एम्पलीट्यूड ऑफ एनी एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो यही तो होती है ना। अगर आपको याद होगा जो नॉर्मल इक्वेशन होता है आपका, अगर तुम ध्यान से देखो तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है स्टैंडिंग वेव का, वो होता है 2a साइन या कॉस का फंक्शन साइन ऑफ के एक्स, या आप लिख सकते हो कॉस ऑफ ओमेगा टी। अच्छा इस पूरे टर्म को हम लोग बोल देते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ एट एक्स पोजीशन। अगर याद होगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स पोजीशन। तो अगर इसको मैंने साइन का फंक्शन क्यों लिया, अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहां से x को कंसीडर करूं, अगर तुम ध्यान से देखो इधर से मैं x कंसीडर करूं तो x इज इक्वल्स टू 0 वाला जो पार्टिकल है वो फिक्स एंड पे है। अगर फिक्स एंड पे है तो लॉजिकल बात है कि उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, तो ये साइन का फंक्शन में ही हो सकता है, इसलिए मैंने साइन की x इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। तो मतलब किसी पोजीशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 2 mm इंटू साइन ऑफ के एक्स, और मुझे दे रखा है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता था स्टैंडिंग में 2a होता था, यानी 2a की वैल्यू 2 mm दे रखी है। तो साइन के एक्स की वैल्यू अगर आप इसको मतलब किसी भी पोजीशन x का आप एम्पलीट्यूड लिख सकते हो 2 mm इंटू साइन के एक्स। अब देखो यहां से आपका बोला है 9 सेंटीमीटर इधर, मतलब कि यहां से 1 सेंटीमीटर इधर, तो x को 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए, और k की वैल्यू आपको पता है 2 पाई बाय लैम्डा होती है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ध्यान से देखो, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 mm साइन ऑफ k की वैल्यू लिख दीजिए 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू अभी हमने 8 निकाल रखी है, और x की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ध्यान से देखिए ये आपका कि 9 सेंटीमीटर इधर से, मतलब इधर से फिक्स एंड से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। और आई थिंक ये आ जाएगा साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। आई थिंक साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, तो मतलब ये आ जाएगा √2 mm। तो √2 mm आ जाएगा, √2 mm का मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि किसी भी स्टैंडिंग वेव का जो
एम्पलीट्यूड होता है वो एक्स के हिसाब से ऐसा होता है। साइन का फंक्शन ही क्यों डिफाइन किया, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये आपका नोड है। नोड है तो मतलब उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। अगर एम्पलीट्यूड 0 है तो सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद लैम्डा निकाल ही चुके हैं, लैम्डा निकाल चुके हैं, और एक्स की वैल्यू इधर से, अगर आपने इधर से माना है तो वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या दे रखा? अच्छा, बी ऑप्शन सही है। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई कीजिए। ये भी स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है। तो स्टैंडिंग वेव में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ये आपको पता हो गया। अरे सेकेंड ओवरटोन का क्या मतलब होता है? सेकेंड ओवरटोन का मतलब वही होता है ना, दो लूप ज्यादा, फंडामेंटल से दो लूप एक्स्ट्रा बन गई, तो यही तो होगा ना। बी कैसे हो गया भाई? सेकेंड ओवरटोन बोला है तो ऑब्वियस ही बात है फिफ्थ हार्मोनिक के बराबर हो जाएगा। इस केस में देख लेना, फिफ्थ हार्मोनिक के बराबर होगा, थर्ड हार्मोनिक के बराबर नहीं होगा, फिफ्थ हार्मोनिक के बराबर होगा। क्वेश्चन क्या है? एक स्टैंडिंग वेव है, क्रिएट किया गया है जिसका लेंथ 120, रस्सी का जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर दे रखा है, वाइब्रेट इन सिक्स्थ हार्मोनिक दे रखा है, सिक्स हार्मोनिक दे रखा है। द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर एंड मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी विल बी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द करेक्ट ऑप्शन इज, देखो पहले तो ये लैम्डा निकाल लो, लैम्डा निकाल लोगे तो सारी चीज आ जाएगा। सिक्स्थ हार्मोनिक दे रखा है तो मतलब फंडामेंटल के 6 टाइम, और ये आपको क्या दे रखा है? स्टैंडिंग वेव क्रिएटेड इन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। अच्छा, इसको टू फिक्स एंड वाला मान लेना, फिक्स एंड वाला मान लेना, दोनों एंड फिक्स है। समझ रहे हो? जब भी आपको ना बोला है वन साइडेड ओपन है तो आप दोनों फिक्स एंड ही मान के किया करो। अच्छा एक बात बताओ, स्टैंडिंग वेव जो बनता है तो स्टैंडिंग वेव में सारे पार्टिकल जो मतलब तुम्हें पता होगा स्टैंडिंग वेव के बारे में मैंने बताया था। तो स्टैंडिंग वेव में जो सारे पार्टिकल का, जो एक लूप के सारे पार्टिकल का, मतलब ये आप बोलो सभी पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होता है, नोड के पार्टिकल को छोड़ के, क्योंकि नोड का पार्टिकल ऐसे करता ही नहीं, वो रुका हुआ रहता है। तो नोड के अलावा जितने भी पार्टिकल्स होते हैं स्टैंडिंग वेव में, वो सभी एसएचएम कर रहा होता है और सबका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, और वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और सभी का एम्पलीट्यूड अगर आपको याद होगा वो अलग अलग होता है, और सभी का टाइम पीरियड सेम होता है। क्यों टाइम पीरियड सेम होता है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम है सभी पार्टिकल्स का, तो सिंपल सी बात है टाइम पीरियड भी सेम होगा, क्योंकि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, और ओमेगा सेम होता है सभी पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए सिक्स्थ हार्मोनिक दे रखा है। अच्छा, रस्सी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। कितनी दे रखी है? 120 मीटर दे रखी है। हुआ आप लोगों से? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 हार्मोनिक्स में है तो मतलब दोनों एंड फिक्स है, दोनों एंड फिक्स को मान के करो 6 × λ/2 इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से आपका लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि लैम्डा की वैल्यू आई थिंक आती है 40। तो 40 सेंटीमीटर आपका आ गया लैम्डा, 40 सेंटीमीटर लैम्डा आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे पूछा है कि मैक्सिमम पॉसिबल 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात बोल सकते हो कि अच्छा, क्या आप ऐसा बता सकते हो कि अच्छा लैम्डा आ गया तो क्या के बारे में कमेंट कर सकते हैं क्या?
क्योंकि के के बारे में भी आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि लैम्डा आ चुका है तो के आप बोल सकते हो के की वैल्यू हो जाएगी 2π/λ। मतलब 2π/λ मतलब हो गया पाई, अगर तुम देखो तो π/20, तो π/20 इज द के की वैल्यू। समझ रहे हो, के की वैल्यू होगी π/20। अच्छा एक बात बताओ कि वी मैक्स कितना होता है? अगर तुम ध्यान से देखो तो वी मैक्स कितना होता है? ए ओमेगा होता है, ए ओमेगा होता है ना। अगर तुम ध्यान से देखो तो वी मैक्स कितना होता है? अगर तुम ध्यान से देखो तो वो होता है ए ओमेगा। कितना होता है? ए ओमेगा। तो क्या आप इससे निकाल सकते हो? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है और ओमेगा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, वी मैक्स आपको दे रखा है ना, देखो ना, वी मैक्स की वैल्यू होगी ए ओमेगा। ध्यान से देखो, वी मैक्स दे रखा है, ए दे रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखो, यहाँ से आपका ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। वी मैक्स कितना दे रखा है? 10, और ए मैक्सिमम ए कितना दे रखा है? 10 दे रखा है, तो मतलब ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर ओमेगा की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ध्यान से देखिए टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π, क्योंकि देखो ना टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω। अगर ओमेगा 1 आ चुका है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2π सेकेंड। तो ध्यान से देखिए टाइम पीरियड आ चुका है 2π, और ध्यान से देखिए, और बाकी सारे स्टेटमेंट तो हम लोगों ने कर रखा है। एंगुलर वेव नंबर क्या होता है? के ही तो होता है। अगर तुम ध्यान से बात करो तो एंगुलर वेव नंबर क्या होता है? के की ही तो बोलते हैं ना। के की वैल्यू जो आप असल में एंगुलर वेव नंबर क्या होता है? के होता है। तो के की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए टाइम पीरियड ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ एसएचएम, सभी पार्टिकल का टाइम पीरियड तो सेम होता है, तो वो आपका 2π आया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। एनी पार्टिकल विल हैव सेम एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, ये चीज सही नहीं हो जाएगा। स्टैंडिंग वेव के लिए ये चीज सही नहीं होती है। स्टैंडिंग वेव के लिए ये चीज सही नहीं होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती है। एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरिंग वेव आर 10 सेंटीमीटर। नहीं, 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका 2a होता है स्टैंडिंग वेव में। और अगर एम्पलीट्यूड, अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a दे रखा है तो इसका मतलब है जो वेव से मिलके सुपर इम्पोज करके एक वेव बना होगा उसका एम्पलीट्यूड आपका 5 सेंटीमीटर रहा होगा। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो मतलब कुल मिला के आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि एंगुलर वेव नंबर जिसको कि हम लोग के बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपके 10 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा वेव में करवा दिया। इसके अलावा मैं आपको अब यही बोलूंगा कि आप अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग साउंड वेव चालू करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग डीपीपी सॉल्व कीजिए। डीपीपी में और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये डीपीपीज में आपको आई थिंक नहीं दे रखे हैं। तो एक बार जरूर तुम लोग बताना कि कैसा लगा आज का सेशन, जरूर बताना एक बार। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं और कल हम लोग इसके आगे करेंगे। कल अगर मेरी क्लास होती है तो मैं साउंड चालू करूंगा, साउंड वेव चालू करूंगा, उसमें फिर डॉपलर इफेक्ट ये सब सारी चीज़ें बची हुई है तो वो सब करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो पूरा वेव ऑन स्ट्रिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। इसका आंसर ए होगा भाई, डी थोड़ा होगा। डी अगर आपको याद होगा इंटरफेरिंग जो अगर आपका ये स्टैंडिंग वेव होता है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होता है। अगर 2a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो रहा है तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए रहा होगा ना। स्टैंडिंग वेव के बारे में तो यही तो है ना कि सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उससे मिलके जो वेव बनती है वो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होता है। ठीक है, इसका मैं PDF सेंड कर दूंगा आप लोगों को अभी ग्रुप में, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम लोग आगे करेंगे, मतलब साउंड वेव स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।